ओके स्टार्ट। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय जूम क्लासेस। अगर आप ये क्लास अगर आप ये क्लास है ना यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मैं बता दूं कि मैं डेली लाइव क्लासेस लेता हूं जूम पे। मेरी क्लासेस की टाइमिंग रहती है 7 से 8। मैं वीक में 2 दिन जो है मैं एफएमटी पढ़ाता हूँ सेकेंड ईयर के लिए। एंड वीक ओ सॉरी वीक में मतलब है ना 5 डेज जो है मैं एफएमटी पढ़ाता हूँ और सेकेंड ईयर के लिए। एंड वीक में 2 दिन जो है मैं ऑर्गन पढ़ाता हूँ। ओके और अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगती है और अगर आप लाइव क्लास अटेंड करना चाहते हैं तो क्लास का लिंक जो है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल और द होम मेडिकोज पे मिल जाएगा। ठीक है। तो आज की क्लास जो है उसमें हम लोग है ना देखने वाले हैं एफोरिज्म नंबर 4। मैं बता दूं कि मैं एफोरिज्म नंबर फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड मैं अपनी पिछली क्लासेस में है ना मैं कंप्लीट करा चुका हूं। तो अगर आपको वो देखना है तो जो है आप है ना इसके पहले देख सकते हैं। और मेरे क्लासेस की रिकॉर्डिंग मेरे यूट्यूब पे पड़ी हुई है उसमें। अब्दुल का कहना है कि सर फर्स्ट ईयर के लिए भी होंगी क्लासेस। हाँ बिल्कुल फर्स्ट ईयर के लिए भी होंगी। फर्स्ट ईयर के लिए मैं ऑर्गेनाइन पढ़ाऊंगा। वैसे तो मैं ऑर्गेनाइन सेकेंड ईयर के लिए भी पढ़ाऊंगा। जैसे सेकेंड ईयर के लिए तो मैं अभी एफएमटी भी पढ़ा रहा हूँ और ऑर्गेनाइन भी पढ़ाऊंगा। फर्स्ट ईयर के लिए स्पेशली मैं ऑर्गेनाइन की क्लासेस ज्यादा लूंगा। ठीक है। तो यही है। ठीक है। तो जो भी क्लास मेरी पहली बार अटेंड कर रहा है उसको मैं बता दूं कि जो भी मैं एफोरिज्म्स पढ़ाऊंगा मेरा पर्पस ये होगा कि आप जो भी एफोरिज्म है उसको बेहतर तरीके से समझ पाए, उसका मीनिंग क्या है वो समझ पाए, है ना, उसमें दिया क्या है वो समझ पाए, है ना। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी या वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं उसको बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। मैं इस तरीके से नहीं करूंगा कि वहां पे है ना उसको थ्योरी के फॉर्म में है ना ढेर सारे पैराग्राफ के फॉर्म में मैं आपको नोट्स लिखवाऊंगा इस तरीके से। मेरा काम ये रहेगा कि मैं आपको इतना बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर दूं कि ताकि अगर एग्जाम में पूछा भी जाए तो आप खुद से और बेहतर तरीके से लिख सके, या फिर आपसे वाइवा में भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप वहां पे बेहतर तरीके से उसका आंसर कर सके। ठीक है। तो आज का एफोरिज्म शुरू करते हैं। आज का हमारा एफोरिज्म है एफोरिज्म नंबर 4। एफोरिज्म नंबर 4 ज्यादा बड़ा एफोरिज्म नहीं है, छोटा एफोरिज्म है, तो मैं इसका मेन एफोरिज्म भी पढ़ के बता देता हूँ। ही इज लाइकवाइज। अब देखो एफोरिज्म नंबर 4 में क्या है सबसे पहले मैं वो तो बता देता हूँ। ठीक है। पूरे 1 मिनट, किसी का मैसेज आया सर इंट्रोडक्शन का लेक्चर कहाँ मिलेगा फर्स्ट लेक्चर। हाँ बेटा, इंट्रोडक्शन का जो लेक्चर है वो आपको जो मेरी टेलीग्राम पे जो मेरी प्लेलिस्ट है ऑर्गेनन की, ऑर्गेनन बाय नागेंद्र बाबू करके है ना, तो उसमें आपको इंट्रोडक्शन का पार्ट मिल जाएगा आपको। उसमें आपको कार्डिनल प्रिंसिपल्स लॉजिक है ना और भी कुछ लेक्चर्स और हैं। और फर्स्ट सेकंड नागेंद्र बाबू से मैंने इंट्रोडक्शन वाला पार्ट उसमें पढ़ाया हुआ है, तो आपको उसमें मिल जाएगा। ठीक है। ओके। तो जो मैं बता रहा था कि एफोरिज्म नंबर 4 में क्या है। एफोरिज्म नंबर 4 जो है ना उसमें फिजिशियन जो है उसको एक टाइटल दिया हुआ है। ठीक है, या तो फिर हिंदी में कहते हैं कि एक उपाधि दी गई है। ठीक है। किस चीज की मतलब क्या टाइटल दिया गया है फिजिशियन को? फिजिशियन को एफोरिज्म नंबर 4 में टाइटल दिया गया है प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ। ठीक है। तो मान लीजिए कभी आपसे वाइवा में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ एफोरिज्म नंबर 4 में क्या है, तो आपको इस तरीके से आंसर करना है कि एफोरिज्म नंबर 4 में है प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ। या कोई ऐसे पूछे कि एफोरिज्म नंबर 4 क्या है, तो आपको ऐसे बताना है कि एफोरिज्म नंबर 4 है प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ। ठीक है। और मान लो अगर इसका एग्जाम में भी है ना अगर क्वेश्चन आता है तो शॉर्ट में क्वेश्चन आएगा एंड क्वेश्चन कुछ इस तरीके से रहेगा कि डिस्क्राइब फिजिशियन एज प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ, इस तरीके से। देन फिर जो है उसमें आपको एफोरिज्म नंबर 4 को एक्सप्लेन करना होगा और कि कैसे फिजिशियन एक प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ है वो आपको डिटेल्ड वहां पे बताना होगा शॉर्ट में। ठीक है। तो एफोरिज्म में इसका क्या है कि ही इज लाइकवाइज अ प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ if he knows the things that derange health and cause the disease and how to remove them from person in health। ठीक है। इसमें सिंपल सी चीज एफोरिज्म नंबर 4 में ये बताया गया है कि फिजिशियन को है ना और एक तरीके से प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ कहेंगे। कब कहेंगे? अगर वो ये चीज जानता होगा कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि हेल्थ की कंडीशन को डिरेंज करती हैं। ठीक है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो डिजीज पैदा करती हैं, उसको ये पता होगा साथ में कि कैसे उन चीजों को जो कि डिजीज पैदा करती हैं कैसे उन चीजों को रिमूव करना है, ताकि जो पर्सन है जिसकी हेल्थ डिरेंज हुई थी वो वापस हेल्थ की कंडीशन में वापस आ सके। ठीक है। तो जब फिजिशियन को ये सारी की सारी चीजें पता होंगी तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? उसे हम लोग टाइटल देंगे प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ। ठीक है। तो एफोरिज्म नंबर 4 क्या है? प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ। ठीक।
अब मैं इसको थोड़ा सा कहाँ गया नेक्स्ट स्लाइड। यार नेक्स्ट स्लाइड क्यों नहीं आ रही। वेट फॉर सेकेंड बच्चों। कहाँ गई यार इसकी नेक्स्ट स्लाइड। क्या हो रहा है ये। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। ओके। तो ये जो नोट्स में भी अगर आप मान लो इसका नोट्स में नोट्स फॉर्म में लिखते हैं तो आपको कुछ इस तरीके से लिखना होगा। ठीक है। कि फिजिशियन के मतलब एफोरिज्म नंबर 4 में क्या है कि फिजिशियन को कहा गया है क्या प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ। ठीक है। प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ मतलब कि अगर कोई जो फिजिशियन है उसको ये चीज मालूम होगी कि कौन सी चीजें जो है हेल्थ को डिरेंज करती हैं, कौन सी चीजें हैं जो हेल्थ को मतलब है ना डिजीज कॉज करती हैं, है ना। और कैसे उन सारी चीजों को जो है रिमूव करना है। अगर फिजिशियन को ये सारी चीजें पता होंगी तो उसको कहेंगे हम लोग प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ। ठीक है। तो ओवरऑल यही है तुम्हारा फोर्थ एफोरिज्म में। ठीक है। तो बच्चों फोर्थ एफोरिज्म बहुत छोटे से एफोरिज्म है, तो मैक्स टू मैक्स अगर ये आया तो या तो फिर शॉर्ट में आएगा, है ना। और अगर शॉर्ट में भी नहीं आया तो फिर मान लो ये जो है आपका वाइवा में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है एक तरीके से, क्योंकि इस एफोरिज्म में ज्यादा कुछ है नहीं। वैसे बच्चों फोर्थ एफोरिज्म समझ में आया ना कि प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ वाला। अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट हो आप तो मुझे वो बताएं, नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट एफोरिज्म की तरफ बढ़ूं। मुझे एक बार चैट बॉक्स में लिख के बता दीजिए कि अगर ये वाला समझ में आया फोर्थ एफोरिज्म में जो मैंने समझाया आपको कि फिजिशियन को प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ क्यों कहा गया है या किस कंडीशन में कहेंगे। कोई भी मुझे चैट बॉक्स में एक बार बता दे कि समझ में आया ना। मुझे बता देगा कोई तो फिर मैं आगे कंटिन्यू करूं। नम्रा ने तो थम्स अप कर दिया है। ओके। जेबा का भी आ गया। ठीक है। ओके। ठीक है। तो ये तो हो गया था फोर्थ एफोरिज्म हमारा। ओके। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एफोरिज्म की तरफ जो कि है हमारा फिफ्थ एफोरिज्म। ओके। फिफ्थ एफोरिज्म की बात करें तो फिफ्थ एफोरिज्म थोड़ा सा लंबा एफोरिज्म है, तो जो है उसको मैं मतलब है ना पूरा पढ़ के तो नहीं बताऊंगा। लेकिन जो फिफ्थ एफोरिज्म है उसमें दो चीजों के बारे में बताया गया है। ठीक है। फिफ्थ एफोरिज्म में क्या क्या बताया गया है। एक मिनट में वो ले लेता हूँ। ओके। ठीक है। फिफ्थ एफोरिज्म जो है फिफ्थ एफोरिज्म में ये चीज बताया गया है। एक्साइटिंग कॉज के बारे में बताया गया है, फंडामेंटल कॉज के बारे में बताया गया है, और एसेसरी सर्कमस्टांसेस के बारे में बताया गया है। ठीक है। तो जब आप फिफ्थ एफोरिज्म पढ़ेंगे तो फिफ्थ एफोरिज्म में ओवरऑल क्या बताया गया है मैं वो समझाता हूँ। फिफ्थ एफोरिज्म में सबसे पहली चीज ये बताई गई है कि जब भी मान लीजिए कि आप एक्यूट केस से डील कर रहे होंगे, है ना, तो उसमें ये बताया गया कि इन एक्यूट केस जो हमें चीज देखनी है वो हमें देखना है एक्साइटिंग कॉज के बारे में। क्रॉनिक केस से अगर हम लोग डील कर रहे हैं तो क्रॉनिक केस की कंडीशन में हमें ढूंढना है ये फंडामेंटल कॉज को। ठीक है। और थर्ड चीज एफोरिज्म नंबर फिफ्थ में बताई गई है एसेसरी सर्कमस्टांसेस के बारे में। ठीक है। तो अब एक एक करके यहाँ पे इन सब के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली चीज तो हम बात करते हैं कि एक्यूट डिजीज क्या होता है। एक्यूट डिजीज तो आई थिंक आपको, मुझे लगता है कि आपको मालूम होगी। एक्यूट डिजीज क्या होता है कि जिसका सडन ऑनसेट होता है ना। कि मान लो जैसे कि कल तक तो आप ठीक थे एंड जो मान लीजिए कि रात तक आप ठीक थे और फिर सुबह आपको अचानक से बुखार आ गया। ठीक है। तो जो क्या है सडन ऑनसेट है ना, सडन ऑनसेट हुआ या जो सडन मतलब सडन ऑनसेट होता है एक्यूट डिजीज का, है ना, एक शॉर्टर टाइम पीरियड होता है। ठीक है। तीसरी चीज क्या होती है या तो फिर जो है उसका रिजल्ट है एक्यूट डिजीजेस में क्या होता है कि या तो फिर जो है क्योर होगा उसका फाइनल आउटकम या तो फिर डेथ होगा। ठीक है। जैसे एक्यूट डिजीज का मैंने आपको एग्जांपल बताया ना कि एक्यूट डिजीज क्या होता है कि जैसे कि मान लो रात तक आप ठीक थे एंड सुबह आपको जुकाम हो गया। ठीक है। तो ये क्या था कि सडन ऑनसेट ऑफ द डिजीज, है ना। तो वही चीज है कि वो आपका एक्यूट डिजीज में आ गया वो कोल्ड होना। ठीक है। और क्रॉनिक का जैसे कि अगर हम बात करें कि क्रॉनिक डिजीज क्या होता है, क्रॉनिक डिजीज क्या होता है कि मान लो कोई भी मान लो डिजीज है। ठीक है। या जो हमारा डिरेंजमेंट ऑफ हेल्थ है वो एक लंबे टाइम से है ना चला आ रहा है एंड देन फिर वहां पे वो ठीक नहीं हो रहा। ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं कि जैसे कुछ लोग डायबिटीज के पेशेंट है, अब वहां पे क्या आता है कि डायबिटीज जो है एक लंबे टाइम स्पैन के बीच से मतलब देखो, मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे क्रॉनिक डिजीज में क्या होता है, क्रॉनिक डिजीज का तो क्या होता है कि सबसे पहली चीज तो उसका टाइम स्पैन बहुत लंबा होता है, मतलब वो सडन नहीं होती, वो एक
धीमे 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 ग्रेजुअल ऑनसेट होता है, यानी कि वो आराम से धीमे 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 बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है, और एक लंबे टाइम पीरियड तक चलती रहती है ना। तो वो क्रॉनिक डिजीज में, जैसे एक फॉर एग्जांपल हम लोग डायबिटीज का केस ले लेते हैं। तो डायबिटीज ऐसा नहीं होता कि भाई मान लो कि आज की सुबह तक हम लोग ठीक थे और अगली सुबह तक भाई हमारे पेशेंट को डायबिटीज होगी, ऐसा नहीं होता। उसमें क्या होता है कि धीमे 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 जो है उसकी ब्लड शुगर बढ़ती रहती है, और टाइम के साथ धीमे धीमे जो है वो एक डायबिटिक पेशेंट हो जाता है, यानी कि वो टाइम लेता है। और फिर क्या होता है कि फिर वो चलता रहता है चलता रहता है चलता रहता है, ठीक है। तो वो आ जाते हैं क्रॉनिक डिजीज में, ठीक है। तो एफरेज नंबर 5 में क्या है कि जब एक्यूट डिजीज होगी, मान लो कोई भी ऐसी डिजीज से हम लोग डील कर रहे होंगे जिसमें सडन ऑनसेट है, तो उसमें हम लोग वहां ढूंढेंगे एक्साइटिंग कॉज को, ठीक है। अब एक्साइटिंग कॉज क्या होता है मैं वो बताता हूँ आपको। एक्साइटिंग कॉज, ठीक है। एक्साइटिंग कॉज जैसे कि आप इस नाम से ही समझ पा रहे होंगे कि एक्साइटिंग कॉज यानी कि एक्साइट करने वाला, यानी कि वो ऐसी चीज, वो ऐसा कॉज जिसने जो है वहां पे जो आपको प्रॉब्लम हुई है, जो सडन मतलब है ना आपका डिरेंजमेंट ऑफ हेल्थ हुआ है, उसको वहां पे कॉज किया, ठीक है। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ। कल रात को आप बाहर से आए, है ना, और आपने है ना आइसक्रीम खाई और जो है सुबह तक आपको कोल्ड हो गया, ठीक है। डॉक्टर के पास गए आप, है ना, कि डॉक्टर साहब जो है ना कि मैं कल तक तो एकदम ठीक था, आज सुबह मुझे है ना जुकाम हो गया, ठीक है। तो ऐसे केस में जो डॉक्टर पूछता है कि अच्छा ये बताइए कि जो है कि कल तक आप ठीक थे, कि कल ऐसा कुछ हुआ था, आपने कुछ ऐसा खाया, मतलब कुछ ठंडा अंडा लग गया था क्या, या मतलब क्या हुआ था कल ऐसा, तो कि मतलब आपको अच्छा। तो पेशेंट ने बताया कि कुछ नहीं, बस डॉक्टर साहब मैंने तो जो है रात को बस एक आइसक्रीम खाई थी, और कुछ नहीं, बस सुबह मुझे है ना लेकिन हो गया, जुकाम हो गया। तो उस केस में जो उसके जुकाम को जिस चीज ने एक्साइट किया, उसके कोल्ड को जिस चीज ने एक्साइट किया, तो वो क्या था, वो आइसक्रीम। यानी कि उस एक्यूट डिजीज के केस में जो एक्साइटिंग कॉज था वो थी उसकी आइसक्रीम, ठीक है। या तो फिर जैसे कि मान लेते हैं कि गर्मी के दिन थे, गर्मी के दिन थे और जो है कोई इंसान एकदम सॉलिड धूप से आया और एकदम से जो है ना उसने ठंडा पानी पी लिया और उसका गला खराब हो गया। वो डॉक्टर के पास गया, बोला कि डॉक्टर साहब मुझे जो है ना खांसी हो गई है और जो है मेरा गला भी बैठ गया। तो डॉक्टर ने पूछा कि अच्छा मतलब कैसे हुआ, उसने बोला कि कल तक तो ठीक था और आज एकदम से हो गया। डॉक्टर ने पूछा कि इस बीच में कुछ ऐसा हुआ था, तो उसने बताया कि मैं एकदम धूप से आया था, फिर मैंने जो है ठंडा पानी पी लिया, या फिर मान लो मैंने नहा लिया था, या कुछ ऐसा कर लिया था। तो ऐसे केस में वहां पे जो एक्साइटिंग कॉज था, यानी उस चीज को किसने शुरू किया था, वो एक्साइट किसने किया था उसकी उस खांसी को या उसकी मतलब है ना सोर थ्रोट को, कि वो था वो उसका ठंडा पानी पीना, वो ठंडा पानी, तो ठीक है। तो उस एक्यूट डिजीज की कंडीशन में वहां पे जो एक्साइटिंग कॉज क्या था, वो था उसका ठंडा पानी, ठीक है। तो ये चीज बच्चों समझ में आना कि एक्यूट डिजीज क्या होता है। सर हम जेबा ने बोला है कि सर हमारे एफोरिज्म है ना सेकंड सेमेस्टर में है, अभी से पढ़ेंगे तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। ना बेटा कोई दिक्कत नहीं है, एफोरिज्म तो तुम्हें फर्स्ट ईयर में पढ़ने ही पढ़ने, हो सकता है तुम्हें सेकंड टर्म में पढ़ाए जाए लेकिन पढ़नी पढ़ने, और वो तुम्हें फाइनल ईयर तक पढ़ने हैं, है ना। तो इसमें प्रॉब्लम वाली बात तो है ही नहीं। अच्छा वैसे बच्चों ये बताइए कि है ना एक्यूट डिजीज समझ में आया ना, कि एक्यूट डिजीज और एक्साइटिंग कॉज क्या होता है। एक्साइटिंग कॉज समझ में आया ना जो मैंने समझाया अभी। आ, किसी को भी वैसे किसी और बच्चे को कोई समझ में ऐसा सबको आया ना, कि मतलब किसी का ऐसा तो नहीं कि किसी को कुछ डाउट हो रहा हो कि हाँ कि बॉस ने ये एक्साइटिंग कॉज क्या होता है अभी भी नहीं समझ में आया। कोई भी मुझे चैट बॉक्स में और लोग बता दें सबको समझ में आया ना, तो फिर मैं कंटिन्यू करूँ। ओके ओके, जबा को तो समझ में आ गया, ठीक है बाकियों को भी। ओके ठीक है। तो देखो, तो ये था एक्साइटिंग कॉज, ठीक। अब मैं और बताता हूँ कि जो है ना एक्यूट डिजीज से रिलेटेड, मैं पहले मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ। अब एक्यूट डिजीज में जैसे मैंने आपको बताया था ना कि एक्यूट डिजीज क्या होती है, जिसका सडन ऑनसेट होता है, ठीक है। एक्यूट डिजीज क्या कि सडन ऑनसेट, यानी कि अचानक से जो है वो होती है, ठीक है। सडन ऑनसेट होता है और जो उसका आउटकम होता है या रिजल्ट होता है, या तो फिर वो क्योर होगा या तो फिर जो है डेथ होगा, ठीक है। मतलब एकदम से आएगा और बहुत तेजी से मतलब है ना चीजें होगी, और फिर जो है एकदम खत्म हो जाएगा एकदम से, है ना। या तो फिर एकदम क्योर हो जाएगा, नहीं तो इंसान को डेथ कॉज कर देगा। जैसे कि जो अभी बीच में बेटा कोविड हुआ था ना,
कोविड भी कैसा था? कोविड ऐसा तो था नहीं कि भाई आपको मतलब है ना आप मतलब है ना 1-2 महीनों से आपकी तबीयत खराब रह रही थी, है ना, फिर जो उसके बाद एकदम से आपकी तबीयत और खराब होने लगी और फिर आपको लगा कि आपको कोविड हो गया। फिर जो है कोविड का फिर आपको लंबे टाइम तक चलता गया, है ना, मतलब महीनों तक कोविड चला, फिर है ना उसके बाद धीमे धीमे है ना जो है आपका कोविड ठीक हुआ। ऐसा तो नहीं होता था ना। कोविड में क्या होता था कि सडन मतलब होता था, मतलब आप एकदम ठीक हो, आपको इन्फेक्शन हुआ सडन, एकदम जो है आपको ब्रेथ वगैरह लेने में है ना तकलीफ हो गई, आपका जो है ऑक्सीजन लेवल लेना कम हो गया, एंड देन फिर वो या तो फिर मेडिसिन लेने से ट्रीट हो जाते थे, मतलब एकदम ठीक हो जाता था। कई बार तो बिना मेडिसिन के भी ठीक हो जाते थे। लेकिन कई बार क्या होता था कि भाई इतनी ज्यादा कि सडन हुआ और जो है 1-2 दिन के अंदर ही डेथ हो गई, है ना। तो वो कोविड भी जो था वो एक एक्यूट डिजीज था, ठीक है। तो उसमें भी भाई वहां पे और उस केस में भी क्या, क्योंकि एक्यूट डिजीज क्या था, क्योंकि सडन ऑनसेट था, और जो उसका रिजल्ट भी था या तो फिर क्योर था या तो फिर डेथ था, ठीक है। और उसमें भी देखो, अगर हम कोविड का जैसे हम लोग एग्जांपल पे बात करें ना, तो कोविड में क्या था कि जो एक्साइटिंग कॉज था वो क्या था? मुझे कोई बताए कि कोविड के में है ना एक्साइटिंग कॉज क्या था? आप लोगों में से कोई बताए कि किसकी वजह से है ना कोविड कॉज हुआ था? कोई भी मुझे बताना चाहेगा? बिल्कुल बिल्कुल, नम्रा ने सही बताया। टच से, टच में भी जो मतलब जो कोविड का जो वायरस था, मैं उसका H1B1 यही था शायद, कि पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा उसका। तो वो था, ठीक है। तो उसके कंटेमिनेशन से ही जो हो रहा था, तो वहां पे कोविड के केस में, है ना, जो एक्साइटिंग कॉज क्या था कि वो जो कोविड का इन्फेक्शन था, ठीक है, वो चाहे फिर वो एरोसॉल ड्रॉपलेट से हो। अब उसका एक्चुअली मुझे कोविड का जिससे हो रहा था मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, तो वो, ठीक है। तो एफरेज नंबर 5 में ये बताया है कि अगर हम लोग एक्यूट केस से डील कर रहे हैं, तो उस केस में हम लोग वहां पे जो चीज जिस पे हम लोग फोकस करेंगे या जिसको हम लोग ढूंढेंगे, वो है हमारा एक्साइटिंग कॉज। कि अगर एक्यूट केस हमारे पास आया है ना, तो उसमें जो है भाई हमारे पास जो है ना हमें जो चीज ढूंढनी है, वो ढूंढनी है हमें उसका एक्साइटिंग कॉज कि किसकी वजह से हुआ, ठीक है। और मान लो क्रॉनिक डिजीज है। क्रॉनिक डिजीज मैंने आपको बताया कि क्रॉनिक डिजीज क्या होती है, कि जिसका ग्रेजुअल ऑनसेट होगा, यानी कि वो ऐसा नहीं तुरंत नहीं होगा, वो मतलब धीमे 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 चीजें इस तरीके की बढ़ती है। जैसे कि मान लेते हैं किडनी स्टोन है। किडनी स्टोन ऐसा तो है नहीं कि भाई रात तक तो हम लोग ठीक थे और सुबह जो है भाई हमारी किडनी में स्टोन हो गया, ऐसा नहीं होता ना। वो तो धीमे 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 यूरिक एसिड है ना वहां पे आना पड़ता है, या तो फिर गाउट मान लेते हैं कि धीमे धीमे यूरिक एसिड है ना क्रिस्टल्स है ना एक्यूमुलेट होते रहते हैं और टाइम के साथ जो होता है ना फिर वहां पे हमें आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है। तो वही क्रॉनिक डिजीज है ना, क्योंकि ग्रेजुअल ऑनसेट होता है भाई वहां पे। तो वो चीज और लंबे टाइम स्पैन तक वहां पे चलता है वहां पे, और उसमें डेथ का नहीं वहां पे रहता, ठीक है। तो क्रॉनिक डिजीज की कंडीशन में हमें ढूंढना है वहां पे फंडामेंटल कॉज को, ठीक है। अब ये चीज कही गई है मास्टर हैंडमैन द्वारा कि क्रॉनिक डिजीज के केसेस में, अगर आप क्रॉनिक डिजीज के किसी केस से डील कर रहे हैं, तो वहां पे आपको ढूंढना है फंडामेंटल कॉज को। अब कई लोगों के मन में है ना ये डाउट होगा कि बॉस फंडामेंटल कॉज क्या होता है, ठीक है। तो अब फंडामेंटल कॉज का मैं थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ पे कि फंडामेंटल कॉज क्या होता है। देखिए, जब आप मैं एक सबसे पहली चीज तो बेसिक चीज बता देता हूँ। यहाँ पे जो फंडामेंटल कॉज कहा गया है वो कहा गया है मियाज्म को, ठीक है। किसको कहा गया है? मियाज्म को। बच्चों ये वर्ड याद रखना कि मियाज्म, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, और ये वर्ड आपको फ्यूचर में है ना बहुत मल्टीपल टाइम्स है ना आपको मिलेगा, और पूरी लाइफ टाइम आपको ये पढ़ना पड़ेगा ये वाला वर्ड कि ये क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फंडामेंटल कॉज है वो कहा गया है मियाज्म को, ठीक है। फंडामेंटल कॉज जो है किसको हम लोग कहते हैं? फंडामेंटल कहते हैं मियाज्म को। और वो कैसा होता है? फंडामेंटल कॉज कैसा होता है? बेसिक कॉज होता है, ठीक है। जो कि किसकी वजह से होता है? क्रॉनिक मियाज्म की वजह से। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा जो है कल जा रहा था, ठीक है। हाँ, मैं यहाँ पे थोड़ा सा अब आपको थोड़ा मियाज्म के बारे में बताऊंगा, ठीक है। फंडामेंटल कॉज मतलब मियाज्म। अब बच्चों का क्वेश्चन होगा कि मियाज्म क्या होता है बॉस? देखो, मियाज्म का क्या होता है? मियाज्म जो होती है ना, वो होती है डिजीज कॉजिंग फोर्सेस, ठीक है। डिजीज कॉजिंग मॉर्बिड फोर्सेस जो होती हैं उनको कहते हैं मियाज्म, ठीक है।
मैं दोबारा रिपीट करता हूं कि मियाज्म क्या होती है। मियाज्म होती है डिजीज कॉजिंग मॉर्बिड फोर्सेस। डिजीज कॉजिंग मतलब डिजीज को पैदा करने वाली, मॉर्बिड फोर्सेस यानी कि नेगेटिव फोर्सेस। वो नेगेटिव फोर्सेस जो कि हमारी बॉडी में, है ना, डिजीज को मतलब है ना पैदा करती हैं, उनको हम लोग कहते हैं मियाज्म्स। ठीक है। किसी का मैसेज आया वहां पे चैट बॉक्स में। सोरा साइकोसिस से प्लेस। हाँ बेटा, हाँ वही 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 जेबा, तुमने सही कहा कि डिफरेंट मियाज्म होती है जो, है ना। तो वो, तो डिजीज कॉजिंग मियाज्म क्या होती है, मियाज्म होती है डिजीज कॉजिंग मॉर्बिड फोर्सेस। ठीक है। अब मैं शॉर्ट में थोड़ी सी और चीज इसका बताता हूँ। जैसे कि सबसे पहली चीज तो मैं ये बता देता हूँ कि मियाज्म जो होती है बेसिकली चार तरीके की होती है। ठीक है। जो है तीन जो होती है हमारी हैनिमेनियन मियाज, जिसे हम लोग कहते हैं सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस, है ना। और जो है एक है हमारी जो टीएफ एलन ने दी थी, जिसे हम लोग कहते हैं ट्यूबरकुलर डायथिसिस या ट्यूबरकुलर मियाज्म। ठीक है। तो टोटल चार मियाज्म होती है। तीन मियाज्म जो होती है हमारी हैनिमेनियन मियाज्म होती है, सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस, और चौथी जो हमारी टीएफ एलन ने दी थी जिसे हम लोग कहते हैं और ट्यूबरकुलर डायथिसिस या ट्यूबरकुलर मियाज्म। ठीक है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे मियाज्म का कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, है ना। मियाज्म का और क्या चीज होती है, देखो। जो मास्टर हैनीमैन थे, जब मास्टर हैनीमैन अपने टाइम पे उन्होंने ये चीज देखी कि एक्यूट केस तो उनसे ट्रीट हो जाते हैं, मतलब एक्यूट केसेस में वो मेडिसिन दे रहे थे तो बंदा ठीक हो जाता है। लेकिन कई सारे क्रॉनिक क्रॉनिक केस में क्या हो रहा था कि जो है वहां पे वो मेडिसिन दे रहे थे, बिल्कुल सही मेडिसिन दे रहे थे, सही पोटेंसी में दे रहे थे, सही डोज दे रहे थे। इसके बावजूद भी उन्होंने क्या देखा कि जो मतलब है ना सिम्टम्स है ना, वो कुछ टाइम के बाद है ना वापस आ जा रहे हैं, यानी कि बार बार है ना रिकर हो रहे हैं। उन्होंने ये चीज देखी। तो फिर उन्होंने सोचा कि ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से ये बार बार आ रहे हैं। मतलब मैं तो सारी सही मेडिसिन निकाली है मैंने सारे सिम्टम्स के बेसिस पे, अच्छे है ना, सही पोटेंसी में भी दे रहा हूँ, सही डोज दे रहा हूँ, तो फिर ऐसा क्या है बिल्कुल सिमिलम होने के बावजूद भी। फिर क्या था कि मास्टर हैनीमैन ने इस चीज पे स्टडी की, और स्टडी कितने साल की, 12 साल स्टडी की। ठीक है बच्चों, याद रखना इस चीज को कि अगर मान लो, अगर आपसे पूछा जाए कि मियाज पे मास्टर हैनीमैन ने कितने साल स्टडी की थी, तो आपको याद रखना है कि 12 साल स्टडी की थी। ठीक है। तो फिर मास्टर हैनीमैन ने 12 साल स्टडी की, है ना, इस चीज को लेके कि ऐसा क्यों होता है। देन फिर उन्होंने एक रिजल्ट पे आए, और उन्होंने अपनी इस रिसर्च में 12 साल की, है ना, ये पाया कि ये जो बार बार, है ना, मतलब विकर हो रहे हैं सिम्टम, वो हो रहे हैं मियाज्म की वजह से। फिर उन्होंने मियाज्म को एक्सप्लेन किया कि मियाज्म क्या होती है। मियाज्म उन्होंने बताया कि डिजीज कॉजिंग मॉर्बिड फोर्सेस होती हैं। ठीक है। डिजीज कॉजिंग मॉर्बिड फोर्सेस होती हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में जो है वहां पे डिजीज पैदा होती है। ठीक। ये रहा। अब मैं एक और चीज बताता हूँ। मास्टर हैनीमैन ने ये भी चीज बताई कि मियाज्म जो है ना, हम सभी लोगों के अंदर है। ठीक है। मियाज्म हम सभी लोगों के अंदर है, और हर सभी इंसान के अंदर तीनों मियाज्म होती है। सोरा भी होता है, सिफिलिस भी होता है, साइकोसिस भी होता है। किसी के अंदर ज्यादा होता है, किसी के अंदर कम होता है, कोई से मियाज्म है ना, किसी के अंदर बहुत छोटा हो सकता है। तो इस तरीके से मतलब किसी के अंदर बहुत कम होता है, कम अमाउंट में है कोई मियाज्म, किसी के अंदर कोई मियाज्म बहुत ज्यादा अमाउंट में है। इसी तरीके से जैसे हम लोग कहते हैं ना कि जब हम लोग मियाज्म पढ़ेंगे, या जब आप ओपीडी में भी क्लिनिकल्स वगैरह के लिए जाएंगे, तो आपको वहां पे इस तरीके से कहा जाएगा कि अच्छा हाँ, ये जो है पर्सन जो है सोरिक मियाज्म का पर्सन है, ये जो पर्सन है वो सिफिलिटिक मियाज्म का पर्सन है। ठीक है। तो हम लोग ये तब कहते हैं ना कि जिस पर्सन के अंदर जो वाली मियाज्म जो होती है ना, वो डोमिनेंट स्टेज में होती है ना, ज्यादा स्टेज में होती है, ज्यादा अमाउंट में होती है ना, तो हम लोग कहते हैं कि हाँ, इस ये जो पर्सन है इस मियाज्म का पर्सन है। ठीक है। तो हर पर्सन के भी अंदर है ना तीनों मियाज्म होती हैं, सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस। और हर मेडिसिन के अंदर भी जो है तीनों मियाज्म होती हैं, सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस, तीनों होती है। लेकिन कौन सी मियाज्म का अमाउंट ज्यादा है, उसके बेसिस पे हम लोग कहते हैं कि हाँ, ये एंटीसोरिक मेडिसिन है, ये एंटी सिफिलिटिक मेडिसिन है, ये एंटी साइकोटिक मेडिसिन है, या ये ट्यूबरकुलर के लिए है, ट्यूबरकुलर डायथिसिस, या इस तरीके से। या तो फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं जैसे हम लोग कहते हैं ना मिक्स्ड मियाज्मेटिक। ये कभी आपने अभी नहीं सुना होगा तो फ्यूचर में सुनेंगे कि मिक्स्ड मियाज्मेटिक, है ना, यानी कि ये सोरोसिफिलिटिक है, ये सोरो, ये पेशेंट जो है सोरोसाइकोटिक है, ऐसे करके। ठीक है।
मियाज्म का बच्चों थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ में आया ना कि मियाज्म क्या होता है? कोई भी? अच्छा, मैं बता दूं कि मियाज में एक बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा। मियाज में तो पूरी पूरी बुक आती है, और ये एक ऐसी चीज है जो कि आपको फाइनल ईयर तक पढ़नी है। मियाज, है ना, और भी ज्यादा डीप में पढ़नी है, तो मैं बहुत ज्यादा सुपरफिशियल बता रहा हूँ। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे ना ऑर्गेनिक में या अपने नेक्स्ट 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 ईयर्स में, तो आपको ये और ज्यादा डीप में जाके पढ़नी होगी, ये मियाज वाली चीज। ये तो बहुत सुपरफिशियल मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि जो है ना आपको एक बेसिक आइडिया हो जाए। जेबा ने कहा है कि सर हमारे प्रोफेसर बोल रहे थे कि ये तुम्हें नहीं समझ आएगा, इतना इजी नहीं जज करना, ये बहुत बड़ा टर्म है। यस से समझ, ओके। ट्यूबरकुलर मियास्म किसके अंडर आएगी सर? हाँ नम्रा बेटा, ट्यूबरकुलर मिया, देखो, ट्यूबरकुलर मियास्म जो है वो टीएफ एलिन ने दी थी, ठीक है। और देखो, तीन मियास्म तो होती हैं, ये हैनिमेनियन मियास्म, सोरा सिप्लिस साइकोसिस, और जो ट्यूबरकुलर मियास्म ट्यूबरकुलर डायथिसिस है, वो टीएफ एलिन ने दी थी, ठीक है। लेकिन जो मेन मेन जो है हम लोग चार मियाज्म कंसिडर करते हैं: सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस एंड ट्यूबरकुलर, ठीक है। जैसा कि जेबा ने मुझे बोला कि टीचर कह रहे थे कि जो है कि भाई मियाज्म अभी आपके नहीं समझ में आएगा, बहुत बड़ा टर्म है। बिल्कुल बहुत बड़ा टर्म है। मैं सच में बता रहा हूँ आपको, मियाज्म के ऊपर पूरी मोटी मोटी बुक्स आती हैं जो कि सिर्फ मियाज्म मियाज्म के ऊपर होती है, जो कि आप फाइनल तक पढ़ेंगे ही। तो मियाज्म एक बहुत बड़ा और बहुत डीप टर्म है। ये तो मैं सुपरफिशियल इस वजह से आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको जब तक मियाज्म नहीं पता होगा ना, तब तक आप ये फंडामेंटल कॉज वाली चीज आप समझ ही नहीं पाएंगे, ठीक है। क्योंकि फंडामेंटल कॉज जो है ना, यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है फंडामेंटल कॉज, तो फंडामेंटल कॉज हम लोग किसे कहते हैं? वो मियाज्म को कहते हैं, है ना। अब मैं थोड़ा सा मियाज्म को लेके थोड़ा सा और एक बताता हूँ। जैसे कि एक मिनट, नम्रा ने मेरे जो साइकोसिस मियाज्म क्या होता है, नरेंद्र ने पूछा है। बेटा, अभी तो देखो नरेंद्र, मैं तुम्हें ये बता दूं कि जो तुमने पूछा है ना क्वेश्चन की साइकोसिस मियाज्म क्या होता है, तो साइकोसिस मियाज्म अगर मैं बताने लगा ना तो इतना लंबा टॉपिक है, और पहली चीज तो बहुत लंबा है ना। दूसरी चीज अभी मैं अगर बता भी दूंगा ना तो तुम्हें समझ में आएगा नहीं, सच बता रहा हूँ, बिल्कुल ऊपर से जाएगा। सबसे पहली चीज तो तुम्हें ये समझना होगा उसके लिए कि मियाज्म होता क्या है ना। तो अभी तो मैं सुपरफिशियल बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैं तो वो मेन चीज साइकोसिस मियाज्म क्या होती है वो तो बात की चीज है, मैं आपको बाद में जब और मियाज्म को लेके नेक्स्ट अफोरिज्म में आएगा तब मैं तब बताऊंगा उस जगह पे। अभी जो मैं बता रहा हूँ अभी आप वो समझें, ताकि आप उस डीप चीज को भी समझ पाए, ठीक है। ओके, शुरू करता हूँ मैं दोबारा। जैसे कुछ लोगों का है ना वहां पे पूछना होगा, या कुछ लोगों के मन में क्वेश्चन होगा कि बॉस मियाज्म आपने बता दिया कि ठीक है कि मियाज्म जैसी कोई चीज होती है, लेकिन मियाज्म एक्शन में मतलब होती क्या चीज है, वो दिखती कैसी है ना। या कोई वो मतलब कोई मटेरियलिस्टिक चीज होती है, या तो फिर जो है मतलब कैसी चीज होती है। तो मैं बता दूं कि मियाज्म जो होती है ना वो डायनेमिक होती है। डायनेमिक वर्ड का मतलब समझ रहे हैं आप? डायनेमिक का मतलब ऐसी चीज होती है कि मतलब एनर्जी की फॉर्म में, है ना, यानी कि जैसे हम लोग टच नहीं कर सकते, है ना। जैसे कि हम लोग जो इसे कहते हैं कि आपने एफोरिज नंबर 1 में पढ़ा होगा कि जो डीरेंज हेल्थ को मतलब है ना, डिजीज क्या होती है? डिजीज जो होती है डिरेंजमेंट ऑफ हेल्थ होती है, कि यानी कि जब हमारी वाइटल फोर्स जो होती है वो अपनी हेल्थ की कंडीशन से डीरेंज हो जाती है। तो जैसे वाइटल फोर्स होती है ना, वो भी एक डायनेमिक फोर्स होती है ना। डायनेमिक है ना, लाइफ फोर्स होती है ना। वाइटल फोर्स को तो ना हम लोग देख सकते हैं, ना हम लोग छू सकते हैं उसको, है ना। वैसे बच्चों आपको वाइटल फोर्स पता है कि नहीं पता है कि वाइटल फोर्स क्या होती है? कोई भी मुझे बताए, वाइटल फोर्स पता है? क्योंकि इस फिर आपको मियाज्म का भी थोड़ा मैं कनेक्ट करके बताऊंगा ना, तो आपको समझने में आसानी होगी। अगर आपको वाइटल फोर्स ही नहीं पता होगा तो फिर थोड़ा, अगर मैं मियाज्म से कनेक्ट करके बताऊंगा वाइटल फोर्स को, तो आपको थोड़ा सा दिक्कत होगी। ओके, हाँ हाँ हाँ, जबा बिल्कुल सही, डायनेमिक फोर्स सोल टाइप। और बाकी लोगों को पता है ना, होल बॉडी डायनेमिक एनर्जी, हाँ हाँ, बढ़िया बढ़िया, ठीक है। तो वाइटल फोर्स जैसे होती है ना, कि वाइटल फोर्स क्या होती है? डायनेमिक फोर्स होती है। जैसे कि हम लोग कहते हैं ना कि सोल, हमारी आत्मा जो होती है ना, वो, उसे हम लोग वाइटल फोर्स का मतलब है ना टर्म दे सकते हैं, जो कि हमारी पूरी बॉडी को चलाती है ना, लिविंग फोर्स होती है। उसी तरीके से जैसे वाइटल फोर्स क्या होती है? हमारी बॉडी को चलाती है और पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव फोर्स, है ना।
उसी तरीके से आप मियाज्म को ले सकते हैं कि डिजीज कॉजिंग मॉर्बिड फोर्स होती है, यानी कि डिजीज को कॉज करने के लिए जो रीजन होता है ना, मेन फोर्स होती है, वो होती है हमारी मियाज्म। उसे हम लोग कहते हैं मियाज्मेटिक फोर्सेस, है ना। तो उसी तरीके से मियाज्म जो होती है ना, वो डायनेमिक फोर्सेस होती हैं, और कैसी होती है, नेगेटिव फोर्सेस होती हैं, यानी कि वो हमारी बॉडी में जो है डिजीज को पैदा करती हैं, ठीक है, या फिर डिजीज के लिए हमारी बॉडी को प्रोन कर देती हैं, है ना। तो ये होती हैं मियाज्म, है ना, मियाज्मेटिक फोर्सेस। और मैंने आपको बताया कि मियाज्मेटिक फोर्सेस को तीन तरीके की मियाज्मेटिक फोर्स हैं, जिन्हें हम लोग कहते हैं हैनिमेनियन मियाज्म, सोरासिफिलिस साइकोसिस, टीएफएलएन वाली, ट्यूबरकुलर, ठीक है। तो जो है, हैनीमैन ने ये चीज पाई थी जो मैंने आपको बताया था, कि ये जो मतलब बार बार सिम्टम आ रहे हैं ना, वो मियाज्म की वजह से है, यानी कि हमारी बॉडी में वो जो अंदर एक मतलब एक तरीके से जो मतलब नेगेटिव फोर्सेस छुपी हुई हैं, तो वो नेगेटिव फोर्सेस क्या कर रही हैं कि जब हम अच्छी तरीके से मेडिसिन दे भी रहे हैं ना, तब भी है ना उसको बार बार है ना वापस ले आ रही है, तब भी उसको जो है ना बार बार वापस ले आ रही है ना, उस चीज को, सिम्टम्स को वापस ले आ रही है, इंसान को क्योर नहीं होने दे पा रही है ना, ठीक है। तो जब हैनीमैन ने तो ये तो जान लिया कि ये मियाज्म है, जब तक ये मियाज्म नहीं हटेगी तब तक इंसान जो है क्रॉनिक डिजीज में वहां पे क्योर पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो हैनीमैन ने ये जाना कि क्रॉनिक केस में क्या करना है, मुझे सबसे पहले मियाज्म को हटाना है। ट्यूबरकुलर नहीं नहीं बेटा, ट्यूबरकुलर मियाज्म का हैनीमैन को पता नहीं था क्या? नहीं, हैनीमैन ने जो बेसिक तीन मियाज्म दी थी, है ना, सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस, जिन्हें हम लोग कहते हैं हैनीमेनियन मियाज्म। अब अगर आप आगे वाले ईयर्स में और डीप जाएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि कई सारे हमारे ऐसे मतलब है ना पाइनियर्स हैं, या फिर कई सारे अच्छे मतलब है ना जैसे हम लोग कहते हैं कि अच्छे होम्योपैथ्स हैं, उन्होंने अपनी मियाज्म के अपने कॉन्सेप्ट दिए हैं। जैसे कई लोगों ने कुछ डॉक्टर राजन शंकरन है, उन्होंने कैंसर मियाज्म का भी है ना वहां पे दिया है, लेप्रेसी मियाज्म का भी है ना कॉन्सेप्ट दिया है ना, मतलब और डिफरेंट डिफरेंट उन्होंने मतलब कॉन्सेप्ट दिए हैं मियाज्म के। तो मेन जो हम लोग पढ़ते हैं ना वो चार ही पढ़ते हैं, सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस एंड ट्यूबरकुलर। ओके, तो ये जान के रखिए, ठीक है। जो दूसरी चीज मैं बता रहा था कि हैनीमैन ने फिर क्रॉनिक डिजीज के केस में ये चीज जानी कि ये जो रिकरेंट हो रहे हैं बार बार जो है ना, ये चीजें जो है ना सिम्टम वापस आ जा रही है ना, तो अब इसको ठीक करने के लिए मुझे क्या करना है कि ये जो मियाज्म है, मियाज्म में मुझे काम करना है। पहले तो मुझे जो इंसान की जो बॉडी है उसमें से उस मियाज्मेटिक फोर्स को हटाना है। जब मैं उस मियाज्म को हटा दूंगा वहां पे, तो अपने आप जो है वो जो पर्सन है फिर वो क्योर की तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो ये था उनका फाइनल कॉन्सेप्ट। इसी वजह से हम लोग कहते हैं कि जब क्रॉनिक केस हो तो क्रॉनिक केस में हमें फंडामेंटल कॉज को ढूंढना है, यानी कि मियाज्म को ढूंढना है जो कि हमारी उस जो डिजीज है उसको क्रॉनिक फॉर्म में जो है बनाए रखे हुए हैं, यानी कि लॉन्ग टर्म से परसिस्टेंट बनाए हुए हैं, ठीक है। कि क्योंकि भाई जब उस हम लोग फंडामेंटल कॉज या जब उस मियाज्म को जो है वहां से है ना मतलब दूर कर देंगे इंसान की बॉडी से, है ना, मियाज्मेटिक मतलब एंटी मियाज्मेटिक मेडिसिन देके, है ना, तो फिर भाई इंसान जो है क्योर की तरफ बढ़ने लग जाएगा, है ना। नहीं तो फिर वही होगा कि कुछ टाइम तक आराम मिला फिर सिम्टम वापस आ गए, कुछ टाइम तक आराम मिला फिर सिम्टम वापस आ गए, इस तरीके से। ओके, तो ये था दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है, फिफ्थ एफोरिज्म में एक्सेसरी सिम्टम्स के बारे में बताया गया है। एक्सेसरी सिम्टम्स क्या होते हैं, सॉरी एक्सेसरी सर्कमस्टांसेस के बारे में बताया गया है। वैसे तो मेरे पास 2 मिनट बचे हुए हैं इस मीटिंग में, लेकिन मैं तब भी जल्दी जल्दी इसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो, एसेसरी सर्कमस्टांसेस क्या होते हैं। एसेसरी सर्कमस्टांसेस वो होते हैं कि डिजीज से जुड़े हुए मतलब है ना कंडीशंस, यानी कि कुछ ऐसी चीजें जो कि हमें डिजीज की मतलब है ना डिजीज से जुड़ी हुई होती हैं, या तो फिर डिजीज के लिए एक तरीके से माहौल बनाती हैं, आप ऐसा समझ सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ एसेसरी सर्कमस्टांसेस क्या होते हैं। जैसे कि मान लेते हैं एसेसरी सर्कमस्टांसेस में आता है हमारे ऑक्यूपेशन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, मोड ऑफ लिविंग, एज, मोरल एंड इंटेलेक्ट, सेक्सुअल फंक्शन, डोमेस्टिक रिलेशन, ये सारी चीजें। ओके, वैसे बच्चों में बता दूं, अगर ये वाली मीटिंग खत्म होती है ना तो आप नेक्स्ट वाली मीटिंग का मैं 9 से 10 9 मिनट समथिंग लगते हैं, तो मैं दोबारा लिंक भेजूंगा ग्रुप पे, तो आप वो ज्वाइन करिए, क्योंकि मैं ये वाला एफोरिज्म मैं खत्म करा दूंगा, ठीक है। नहीं तो फिर आपको ये भी रह जाएगा, तो फिर मतलब है ना फिर दिक्कत होगी, है ना, क्योंकि ये खत्म हो जाएगा तो।
डोमेस्टिक मीनिंग बता दीजिए बेटा। मैं एक एक करके मैं सारा बताता हूँ, है ना। इसी वजह से कह रहा हूँ कि अगर ये खत्म हो जाए, क्योंकि लेस देन 1 मिनट बचा ना, तो मैं दोबारा मीटिंग का भी लिंक भेजूंगा ना, तो उसको ज्वाइन कर लेना। तो मैं इसको पूरा अच्छे से कंटिन्यू करके बता दूंगा, ठीक है। तो जो मैं बता रहा था, एसेसरी सर्कमस्टांसेस क्या होता है। एसेसरी सर्कमस्टांसेस वो होता है कि वो ऐसी चीजें जो कि हमारी डिजीज को पैदा करने में, या तो फिर है ना डिजीज को होने में, मतलब है ना उनका एक रोल होता है ना। जैसे कि एसेसरी सर्कमस्टांसेस में जैसे कि हम लोग बात करते हैं। एक मिनट, फिर से किसी के चैट है। थैंक यू बॉस, अच्छे से समझ आ रहा है, थैंक यू बेटा जिबा। ओके, देखो जैसे कि मान लेते हैं कि मैं हूं, है ना, मैं काम करता हूं एक सीमेंट फैक्ट्री में, ठीक है। मैं एक सीमेंट फैक्ट्री में काम करता हूं, और जो है कि भाई फिर मुझे जो है लंग्स में मेरे प्रॉब्लम आ रही है, और जो है मुझे भाई ब्रीदिंग डिफिकल्टी